जिम में सालों बिताने के बाद मुझे एक चीज पता चली है कि लोगों की प्रोग्रेस ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं होती बिकॉज वो लोग लेजी है, लेकिन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो लोग वही सेम फालतू की मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 20 ऐसी कॉमन मिस्टेक से शेयर करने वाला हूँ जो आप जिम में करते हो जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। एंड कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो आपको जिम में नहीं करनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा इंसान बनकर जिम में जाना हो। तो अगर आप चाहते हो कि जिम के अंदर आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनी रहे तो भी इनमें से कुछ चीजों को करना मत। सबसे पहली चीज है फ्रंट रेजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रंट रेजेस करते हो तो फिर उससे जो आपके फ्रंटल्स होंगे वो ट्रेन होंगे, लेकिन जब भी आप प्रेसिंग मूवमेंट्स करते हो तो फिर उसमें आपके ऑलरेडी फ्रंटल्स ट्रेन हो जाते हैं, तो फिर उनको वापस से ट्रेन करने की मोस्ट ऑफ द लोगों को जरूरत नहीं होती है। साइड डेल्ट एंड रेयर डेल्ट्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा एस्थेटिक बनेगी। इसलिए फ्रंट डेल्ट्स का जो वॉल्यूम है उसको अगर आप शिफ्ट करके साइड डेल्ट्स एंड रेयर डेल्ट्स के लिए करोगे तो फिर उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे। बेकार में फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन करके आपकी जो रिकवरी होगी वो भी वेस्ट चली जाएगी एंड आपके जो बेनिफिट्स होंगे वो भी इतना कुछ खास नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज है ईगो लिफ्टिंग विद स्पॉटर। अगर हर एक रैप के अंदर आपका स्पॉटर आपको हेल्प कर रहा है बिकॉज वो वजन कुछ ज्यादा ही भारी है, तो फिर आप असल में कभी भी एक एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि एक भी ऑथेंटिक रैप आपने लगाया नहीं है। आहा, ये बोलकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि फाइनली इसको जब मैं बाहर दुनिया के साथ एक्सप्रेस करता हूँ कि जब आपको कोई एक स्पॉटर स्पॉट करता है तो फिर वो एक असली रैप नहीं होता। ये चीज लोगों को पता नहीं होती है जिम में, इसलिए आप लोग इस चीज को याद रखना। इसलिए वजन को डिक्रीज कर देना एंड अगर आपका स्पॉटर आपको सिर्फ लास्ट कुछ रैप्स में मदद करे तो फिर चल जाएगा, लेकिन हर एक रिपीटेशन के अंदर आपका स्पॉटर आपकी हेल्प नहीं करना चाहिए। इसका ये सिंपल मतलब है कि वजन कुछ ज्यादा ही भारी है। तीसरी मिस्टेक है बोजू बॉल से ट्रेनिंग करना बंद कर दीजिए क्योंकि उसके अंदर लेस स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से आपके मसल से फोर्स इतना आउटपुट नहीं कर पाते। अगर आप फोर्स जनरेट नहीं करोगे तो फिर आपके मसल्स के अंदर इतनी कुछ खास हाइपरट्रॉफी क्रिएट नहीं होने वाली है। इसलिए बोजू बॉल को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मजे आते हैं, अगर आपको अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल्स बिल्ड करना है तो फिर बोजू बॉल आपकी कुछ खास मदद नहीं करने वाला है। ये ऐसी चीज है जो बस इंस्टाग्राम के स्टोरीज एंड रील्स में ही अच्छी लगती है। अगर इन 20 मिस्टेक्स को आप नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस अच्छी खासी होने लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वर्कआउट प्लान से लेकर डाइट प्लान तक और जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि किस तरह से गट हेल्थ को हम हेल्दी रख सकते हैं, वैसी सभी चीजों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसे अगर आप चेकआउट करोगे तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड। इसलिए अभी तक आपने अगर एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब भी जाकर उसे देख लीजिए, मजा आएगा आपको। चौथी चीज है आप एल्बोज को बाहर की साइड पुश करना बंद कर दीजिए कोई भी जब आप प्रेसिंग मूवमेंट्स करते हो तब, क्योंकि उसकी वजह से शोल्डर्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा एंड आपकी जो चेस्ट होगी वो भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी। इसलिए अगर आपको प्रॉपर्ली अपनी चेस्ट को एक्टिवेट करना हो तो फिर अपने एल्बोज को थोड़ी अंदर की साइड रखना, टक्ड पोजीशन में रखना ताकि आपकी चेस्ट ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो सके। पांचवी चीज है बिहाइंड द बैक नेक लैट पुल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको बहुत अलग लेवल का लैट एक्टिवेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको अच्छे लैट्स चाहिए तो फिर आप नॉर्मल लैट पुल डाउन करोगे तो फिर उससे भी आपकी जो बैक होगी उसके अंदर विड्थ अच्छी खासी आ जाएगी। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक्स है उससे पहले मास्टर कर लीजिए। छठी चीज है प्लेट एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड जो रेंज ऑफ मोशन होती है, जो ग्रिप होती है वो भी उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगती, इतना मजा नहीं आता वो एक्सरसाइज करने में। इसलिए फालतू में इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज मत करना। जो नॉर्मल डंबल्स एंड मशीन्स है उसको यूज कीजिए। प्लेट से अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। सातवीं चीज है डंबल कर्ल्स करना बंद कर दीजिए डंबल्स के रैक के सामने, क्योंकि पीछे लोग होते हैं जिसको शीशे में देखना होता है, पीछे लोग होते हैं जिनको आगे आके डंबल्स लेने होते हैं। अगर आप डंबल रैक के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे करने लगोगे तो फिर लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए डंबल्स को लेकर थोड़ा पीछे चले जाइए एंड फिर आप जो भी चीज आपको करनी है वो आप कर सकते हो ताकि दूसरे लोगों को स्पेस मिले अपनी चीजें करने के लिए, अपने डंबल्स लेने के लिए। हैवी लैटर रेजेस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें चांसेस है कि आप मोमेंटम को ज्यादा यूज करोगे एंड आपके जो मिडल डेल्ट्स होंगे वो इतना कुछ खास एक्टिवेट नहीं होंगे। इसलिए वेट्स को कंट्रोल करना लैटर रेजेस के अंदर एंड ज्यादा वेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 7.5 kg एंड 10 kg से लैटर रेजेस करता हूँ।
अगर आपको इससे थोड़ी संतुष्टि मिलती है तो फिर वो अच्छी बात है। आपको 15 या तो फिर 20 केजी से लेटर रेजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिवर्स ग्रिप पुश डाउन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी नए तरह के ट्राइसेप्स एक्टिवेट नहीं होने वाला है। उसमें दिक्कत यह है कि जो ग्रिप होती है वो बहुत वीक होती है। अगर आप इस तरह से ट्राइसेप पुश डाउन करोगे तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि भाई उसमें इतना मजा नहीं आता, ट्राइसेप में इतना अच्छी ट्राइसेप में इतनी अच्छी मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन पाती। ऐसी सारी बुरी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज को लोग करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर दूसरी ग्रिप को यूज करेंगे तो फिर कुछ नए मसल्स टारगेट होंगे। ये बात थोड़ी सी सही है, कुछ नए मसल्स टारगेट हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है तब तक जो नॉर्मल पुश डाउन्स होती है एंड जो नॉर्मल एक्सटेंशन होती है, वो दोनों एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो फिर ट्राइसेप के तीनों ही मसल्स अच्छे से टारगेट हो जाएंगे। रीरैक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कोई वेट लिया है तो फिर आप उसे वापस से रख भी सकते हो। ये चीज मुझे भी करनी होगी, क्योंकि जब से मैंने एक नए जिम के अंदर मेंबरशिप ली है, वहां पर ऐसी सुविधा है कि जो वर्कर्स होते हैं वो लोग आकर कभी पूरे दिन में कभी भी वो लोग आपका वेट साफ कर देते हैं। जहां पर वो पहले होता है वहां पर वो लोग वापस से रख देते हैं। एंड अगर आप नहीं रखते तो फिर उससे कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि मैंने कोई वेट को लिया है, अब मेरे बाद वापस से किसी को उन्हीं वेट्स को लेना होगा, तो फिर उनको तो वापस से वो मेरी प्लेट से हटानी होगी। इसलिए इस तरह से दूसरे लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए मुझे भी इस पॉइंट को याद रखना होगा कि जब भी मैं वेट्स को लूँ तो फिर मुझे वापस से उसकी ऑफिशियल जगह पर उन वेट्स को रखना भी होगा। फिर आपको अपनी फिर आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी, ताकि आप सेम वेट्स एवरी वीक यूज ना करने लगो। आपको ध्यान रखना होगा कि हर वीक आप थोड़ा वजन इंक्रीज कर रहे हो। अगर ना भी करो तो फिर एटलीस्ट कोशिश करना कि थोड़े रैप्स आप इंक्रीज कर दो। अगर आपने पिछले वीक 30 केजी से इंक्लाइन डंबल प्रेस की है तो फिर इस वीक कोशिश करना कि आप 32.5 या तो फिर 35 केजी से इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सको। एंड अगर आप ना कर सको तो फिर थोड़े रैप्स इंक्रीज कर देना। अगर वो भी ना हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वीक हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर अभी मैं शायद 100 केजी के डंबल से इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहा होता। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर जा रहे हो। क्या बोला तूने? एंड जो एक प्लान होगा वो ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। आपको भरोसा होगा कि भाई मैं एक अच्छी जर्नी पर हूँ एंड मेरी प्रोग्रेस भी हो रही है, क्योंकि आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर आपको पंप्स चेज नहीं करना है, प्रोग्रेस को चेज करना है, क्योंकि जिम में जाकर आप पंप ट्रेनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें बस आप कुछ ऐसे ही रैप्स लगा दोगे बाइसेप्स के, तो फिर आपके बाइसेप्स में पंप आ जाएगा, आपके बाइसेप में वेन्स दिखने लगेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जस्ट बिकॉज बाइसेप्स में पंप फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइसेप्स ग्रो करेंगे। आपको उनको अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करना होगा ताकि वो ग्रो हो। इसलिए वर्कआउट के अंदर इंटेंसिटी बरकरार रखना एंड सिर्फ अच्छे पंप के पीछे मत भगना। हर वीक एक्सरसाइजेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप कोई भी एक एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाओगे, स्किल को डेवलप नहीं कर पाओगे कि किस तरह से उस एक एक्सरसाइज को अच्छे से आप कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से लैट पुल डाउन्स कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, एंड लैट पुल डाउन्स में मेरा माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा है कि जब भी मैं वो एक्सरसाइज करता हूँ तो फिर आहा मुझे मजा आता है। एंड अगर आप हर हफ्ते नई नई एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप ओवरलोड करने में भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछले वीक आपने कोई और एक्सरसाइज की थी, उसके पिछले वीक आपने कोई और ही एक्सरसाइज की थी, एंड इस वीक आपने वापस से 4 हफ्ते पहले वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो एंड वेट से डिक्रीज हो गए। ऐसी सारी भसड़ मच सकती है अगर आप हर हफ्ते नई एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे तो। एब्स को कार्डियो की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। वापस से अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली रैप्स मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो तो फिर कोई एक्सरसाइज बहुत हल्की लग रही है तो फिर उसमें कोई ऐसा वेरिएशन कीजिए जो ज्यादा मुश्किल हो आपके लिए। अगर आप लाइंग लेग रेजेस कर रहे हो, वो आपको आसान लग रही है, तो फिर हैंगिंग लेग रेजेस कीजिए, ताकि आप ज्यादा लोड उठा सको, ताकि लगे कि भाई आप कुछ मुश्किल चीज कर रहे हो। अगर आप बहुत आसानी से कोई एक एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो फिर उसमें आपके एब्स बनने नहीं वाले। एब्स भी दूसरे मसल्स की तरह होते हैं, उनके ऊपर आपको फ्रिक्शन अच्छा खासा डालना पड़ता है ताकि वो ग्रो हो सके।
इसलिए या तो वेट्स को यूज करना या तो फिर कोई और एक्सरसाइज करना जिसके अंदर आपके एब्स पर लोड आए। वार्म अप सेट्स को स्किप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये स्किप कर दोगे तो फिर इंजर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वर्कआउट के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वार्म नहीं हुई है। एंड वार्म अप सेट्स इज इक्वल टू फटीग नहीं है। अगर आप वार्म अप सेट्स करोगे तो फिर उससे आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी आपको फील होगी, आपको ज्यादा वार्म फील होगा, सारे जॉइंट्स अच्छे फील होंगे। इसलिए वार्म सेट्स अगर आप करोगे तो फिर उसके बदले में अगर आपको थका हुआ फील हो रहा है तो फिर चांसेस है कि अपने वार्म सेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही वेट्स रखा होगा या तो फिर आपने रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा की हैं। इसलिए वार्म सेट के अंदर बहुत हल्के जाना, बस ऐसा ही अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए कर डालना। मशीन्स को इनकरेक्टली यूज करना बंद कर दीजिए। अगर आपको एक मशीन पर बैठे हो तो फिर उसमें जो सीट हाइट होती है उसको आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना होगा। जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपको अच्छा रखना होगा, क्योंकि मशीन्स के अंदर सिर्फ एक ही मसल अच्छे से आप टारगेट कर सकते हो, उस तरह से वो एक मशीन डिजाइन की होती है। लेकिन अगर आपने उस मशीन को प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं किया होगा एंड आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा नहीं होगा तो फिर आप उस मशीन के फायदे नहीं उठा पाओगे। इसलिए पहले बैठकर उस मशीन के ऊपर बस देख लेना कि कौन सी पोजीशन, कौन सा सीट का एंगल, कौन सा बैक का लेवल, ये सारी चीजें कौन सी परफेक्ट है आपके लिए। एंड फिर जब वो पूरी सेटिंग हो जाए उसके बाद ही आप करना शुरू करना। एंड जो एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन होता है उसे भी फॉलो करना। एडवांस लिफ्टर्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग तरह की रिकवरी कैपेसिटी होती है। चांसेस है कि वो लोग अगर ज्यादा वॉल्यूम करते हैं तो फिर उनको कुछ खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। इसलिए सिर्फ वर्कआउट एंड डाइट प्लान्स को कॉपी मत करना, अपने हिसाब से उनको थोड़ा मैनिपुलेट करके आप अपने रूटीन में उसे डाल सकते हो। हर किसी का एक्सपीरियंस लेवल भी अलग अलग होता है। अगर आप 100 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे तो फिर चांसेस है कि आपको कुछ होगा नहीं। मैंने 100 इयर्स क्यों बोला? आई थिंक दुनिया में ड्रैकुला एंड वैम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए अगर मैं 40-50 साल बोलता तो फिर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता। लेकिन ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। हर सेट में फेलियर तक ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, 21 गलती हो गई है आई गेस इस बोर्ड के ऊपर। फेलियर नहीं बोलना चाहता मैं ओवर ट्रेनिंग बोलना चाहता हूँ। हर सेट के अंदर ओवर ट्रेन मत करना। अगर आप ओवर ट्रेन करोगे तो फिर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके मसल्स नहीं बनेंगे। इसलिए ओवर ट्रेनिंग को कुछ ज़्यादा ही पुश करने को अच्छे वे में मत देखना। अगर आपने महीने में 1-2 बार कर लिया ठीक है, चल जाएगा, हर रोज़ मत करना। आप बस स्लीप को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि भाई अगर मैं कम भी सोऊंगा तो भी चल जाएगा। एंड्रू टेट ने बोला है कि पूरे दिन में अगर मैं 5-10 कप ऑफ कॉफ़ी भी पी लूँ तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। एंड सोसाइटी ऐसा चाहती है कि मैं ज़्यादा कॉफ़ी ना पीऊँ, अगर मैंने ज़्यादा पी ली तो फिर मैं आतंक मचा दूंगा वर्ल्ड के अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि हमारे भैया ने बोला है। एंड रात को अगर मैं 4-5 घंटे की नींद भी सोऊँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक मैस्कुलिन मैन हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन काम करूँगा एंड आधी रात भी काम करूँगा ताकि मैं डबल प्रोडक्टिव हो जाऊँ। सबसे पहली बात, उसकी मत सुनना। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा कॉफ़ी मत पीना। तीसरी बात, हर रोज़ 8 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी होगी अगर आपको बॉडी बनानी है तो। एंड सप्लीमेंट से ज़्यादा अपनी स्लीप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। एंड हर चीज़ को परफेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, बस हर चीज़ को कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान फिलहाल के लिए नहीं है, चल जाएगा। परफेक्ट डाइट प्लान नहीं है, चल जाएगा फिलहाल के लिए। परफेक्ट आपके पास एक जिम आउटफिट नहीं है, चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको चाहिए होगी, वो है कंसिस्टेंटली आपको नॉलेज लेनी होगी। कंसिस्टेंटली आपको रोज़ जिम में जाकर एक वर्कआउट करना होगा। कंसिस्टेंटली आपको हर रोज़ किचन में जाकर एक ठीक ठाक डाइट फॉलो करना होगा। जब ये तीनों चीज़ आप कंसिस्टेंटली करोगे तो फिर ट्रस्ट में आपकी प्रोग्रेस भयंकर होगी एंड जो आपकी ड्रीम फिजिक है उसे आप जरूर अचीव कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।